विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आज आपके सामने लेकर आई हूँ 12th क्लास का अध्याय है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, अध्याय 8। विद्यार्थियों, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन क्या है, इसके बारे में हम परिचय में सबसे पहले हम देखेंगे कि इस पुस्तक के अंतर्गत हम क्या-क्या, इस अध्याय के अंतर्गत हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे विद्यार्थियों की विश्व राजनीति में पर्यावरण और संसाधनों के बढ़ते महत्व क्या है, इसकी चर्चा की जाएगी। और 60 के दशक में 60 के दशक में पर्यावरण के मसले ने जोर क्यों पकड़ा, और ये भी हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। और कुछ महत्वपूर्ण आंदोलनों की हम चर्चा करेंगे। और जो साझी संपदा है वो विश्व की साझी विरासत है, ऐसी धारणाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। और इस अध्याय के अंतर्गत हम संक्षेप में जानेंगे कि पर्यावरण से जुड़ी जो हाल की बहसें हैं, यानी चर्चाएं हैं, वाद विवाद हैं, उसमें भारत का क्या पक्ष है, क्या वह पक्ष रखता है, अपना क्या मत रखता है, इसके बारे में हम जानेंगे। और इसके बाद हम ये जानेंगे कि संसाधनों की होड़ से जुटी हुई जो वैश्विक राजनीति है उसकी वह क्या है, उसके बारे में संक्षिप्त चर्चा करेंगे। ठीक है। और अध्याय का समापन करते हुए हम ये जानेंगे कि समकालीन विश्व राजनीति में हाशिए पर खड़ी जो मूलवासी जनता है, जो इन सवालों से उनका क्या सरोकार है, क्या संबंध है और वह क्या सोचती है, इन सभी की हम चर्चा करेंगे। इस चित्र में हम देख सकते हैं विद्यार्थियों की 1992 के पृथ्वी सम्मेलन ने पर्यावरण को विश्व राजनीति के प्रमुख मुद्दों में इसको शामिल किया था। देख सकते हैं आप इसको चित्र के अंतर्गत। सबसे पहले 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। अब हम सबसे पहले चर्चा करेंगे वैश्विक राजनीति और पर्यावरण की चिंता क्यों है, पर्यावरण का अर्थ क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। परि प्लस आवरण, इसका अगर हम शब्द विच्छेद करें तो परि यानी ऊपर का ऊपरी हिस्सा, आवरण यानी कि उसका ढका हुआ सरफेस, या हम कहते हैं कि जो जीव जंतु या वनस्पति को आवरण या ढका हुआ उसे रखता है ना। ऐसी पर्यावरण एक वह आवरण है जो वनस्पति या जीव जंतुओं को ऊपर से ढके हुए रखता है। ठीक है। इस पुस्तक में हमने विश्व राजनीति पर बड़े सीमित अर्थों में चर्चा करी है, और मसलन हमने युद्ध और संधि की बातें भी की हैं, राजशक्ति के उत्थान और पतन की भी चर्चा की है। हमने अंतर्राष्ट्रीय फलक पर अपने देश की नुमाइंदगी करने वाले सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भी बात की है। और अध्याय 7 में हमने विश्व राजनीति के दायरे को थोड़ा बढ़ाकर उसमें गरीबी, महामारी जैसे विषय भी शामिल कर लिए थे। और ऐसा करने में कोई मुश्किल भी नहीं, क्योंकि हम सब मानते हैं कि गरीबी और महामारी पर अंकुश रखने की जिम्मेदारी सरकार की। जो हमने पिछला अध्याय पढ़ा था सुरक्षा, उसमें हमने ये सब कुछ शामिल किया था। इस अर्थ में ये मुद्दे विश्व राजनीति के दायरे में आ जाते हैं, मतलब उसकी दायरे में मतलब उसकी सीमा रेखा में आ जाते हैं। अब जरा इन मुद्दों पर विचार करें तो क्या आप मान सकते हैं कि जैसे हम समकालीन विश्व राजनीति के दायरे में क्या आते हैं। ठीक है। ये देखिए आप, ये चित्र, अराल के आसपास बसे हजारों लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा क्योंकि पानी के विषाक्त होने से मत्स्य उद्योग नष्ट हो गया। जहाज रानी उद्योग और इससे जुड़े तमाम कामकाज खत्म हो गए। पानी में नमक की सांद्रता के ज्यादा बढ़ जाने से पैदावार कम हो गई, है ना, खारापन आ गया तो फसल नष्ट होने लग गई। और अनेक अनुसंधान हुए लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया। और दरअसल इस जगह मजाक मजाक में लोग एक दूसरे से कहते हैं कि जितने लोग सागर के अध्ययन के लिए आए, वे अगर एक एक बाल्टी पानी भी लाते तो वह सागर भर गया होता। अराल सागर की अवस्थिति देखने समझने के लिए इस चित्र को आप देख सकते हैं। इसमें किस प्रकार से देखो नमक, देखो खारापन देख सकते हैं आप इसके अंतर्गत, जिससे पूरी खेती बाड़ी जो है, कृषि भूमि जो है पूरी विषाक्त हो गई। तो इसमें हम बात करेंगे, इसमें दुनिया भर में कृषि योग्य भूमि में अब कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, जबकि मौजूदा उपजाऊ जमीन के एक बड़े हिस्से की उर्वरता कम होती जा रही है। चरागाहों के चारे खत्म होते जा रहे हैं, मत्स्य भंडार घट रहा है, जलाशयों की जल राशि बड़ी तेजी से कम हो रही है, उसमें प्रदूषण बढ़ रहा है, इससे खाद्य उत्पादन में भी कमी आ रही है। अब यूएनओ की जो मानव विकास रिपोर्ट है 2016 के अनुसार विकासशील देशों को 66.3 करोड़ जनता को स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं हो पाता। यहाँ की 2 अरब 40 करोड़ आबादी जो है साफ सफाई की सुविधा में से वंचित है, और इसी वजह से 30 लाख से ज्यादा बच्चे हर साल मौत के शिकार हो जाते हैं, है ना। देख सकते हैं आप मानव विकास रिपोर्ट में। प्राकृतिक वन जलवायु को संतुलित रखने में मदद करते हैं, और इससे जल चक्र भी संतुलित बना रहता है। इन्हीं वनों में धरती की जैव विविधता का भंडार भरा रहता है।
लेकिन ऐसे वनों की कटाई हो रही है और लोग विस्थापित हो रहे हैं। जैव विविधता की हानि जारी है निरंतर रूप से, और इसका कारण है उन पर्यायवासों का विध्वंस जो जैव प्रजातियों के मामले में समृद्ध है। ठीक है। धरती के ऊपर वायुमंडल में आयोजन गैस की मात्रा में लगातार कमी हो रही है, और इसे ओजोन परत में छेद होना भी कहा गया है, और इससे पारिस्थितिकी तंत्र जो है मनुष्य के स्वास्थ्य पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ठीक है। तो ये हमारे सामने जो है वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों है, ये कारण प्रस्तुत किए गए कि हमारे लिए चिंतनीय विषय है ये। फिर उसके बाद पूरे विश्व में समुद्र तटीय क्षेत्रों का प्रदूषण भी बढ़ रहा है, और समुद्र को मध्यवर्ती भाग अब भी अपेक्षाकृत स्वच्छ है, लेकिन इसका तटवर्ती जल जो है जमीनी क्रियाकलापों से प्रदूषित हो रहा है, और पूरी दुनिया में समुद्र तटीय इलाकों में मनुष्यों की सघन बसावट जो है जारी है, और इस प्रवृत्ति पर अंकुश नहीं लगा तो समुद्री पर्यावरण की गुणवत्ता में भी भारी गिरावट आ जाएगी। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि यहाँ उंगलियों को चिमनी और विश्व को एक लाइटर के रूप में दिखाया गया है। ऐसा क्यों? आप सोचिए समझिए कि किस प्रकार से उंगलियों को चिमनी की तरह और दिखाया गया है, और विश्व को लाइटर की तरह दिखाया गया है ना। मतलब विश्व जो है किस प्रकार से एक लाइटर की भांति जल रहा है ना। मतलब आप देखिए किस प्रकार से ये उंगलियां चिमनियों की तरह दिखाई, धुआं निकल रही है इनमें से, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। आपको लगता है यदि कि ये नैसर्गिक घटना है, नैसर्गिक यानी प्राकृतिक घटना है, और इनका अध्ययन राजनीति विज्ञान की जगह भूगोल में होना चाहिए, लेकिन आप जरा सोचो कि पर्यावरण के नुकसान से जुड़े जिन मसलों की हम चर्चा करते हैं उन पर अंकुश रखने के लिए अगर विभिन्न देशों की सरकारें कदम नहीं उठाएंगी तो इस मसले की परिणति इस अर्थ में राजनीति ही होगी। समझ में बात? पर्यावरण की बात है जो नैसर्गिक है, प्राकृतिक है, और भूगोल का ये विषय हो सकता है ना, होना भी चाहिए है। ठीक है। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना है, इससे होने वाले नुकसान से उसको बचाना है, तो कौन करेगा इसकी? भूगोल तो करेगा नहीं। इसके लिए कौन करेगा? राजनेता करेंगे, सरकारें करेंगी। तो इसलिए ये राजनीति का विषय भी बन गया है। इन मसलों में अधिकांश ऐसे ही किसी एक देश की सरकार इसका पूरा समाधान अकेले दम पर भी नहीं कर सकती है कि भाई भारत है तो भारत अपने दम पे कर ले। इसके लिए तो क्या चाहिएगा? वैश्विक सहयोग। वैश्विक सहयोग के आधार पर ही ये पर्यावरण प्रदूषण होने से बच सकता है, इस ग्लोबल वार्मिंग से बच सकता है, अगर वह प्रयास करता है तो। पूरा समाधान अकेले दम पर नहीं हो सकता, इसी वजह से ये मसले विश्व राजनीति का हिस्सा बन गए। सामान्य रूप से देखें तो पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के मसले एक और गहरे अर्थ में राजनीतिक हैं। कौन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, इसकी खोज करना, इस पर रोक लगाने के उपाय की जिम्मेदारी किसकी होगी, है ना। ये जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है, राष्ट्रीय सरकार की है, अंतर्राष्ट्रीय सरकार की, किसकी है? धरती के प्राकृतिक संसाधनों पर किसको कितने इस्तेमाल का हक है? धरती के जो प्राकृतिक संसाधन है उसका कितना इस्तेमाल करना चाहिए, किसको करना चाहिए, है ना। जिसको आवश्यकता हो, और कितना होना चाहिए? न्यूनतम होना चाहिए, है ना। इन सवालों के जवाब बहुधा इस बात से निर्धारित होते हैं कि कौन देश कितना ताकतवर है, और इस तरह ये मसले गहरे अर्थों में राजनीतिक हो जाते हैं। इसलिए आज वर्तमान समय में पर्यावरणीय विषय जो है वो राजनीतिक विषय बन चुका है। हालांकि पर्यावरण से जुड़े सरोकारों का लंबा इतिहास है, लेकिन आर्थिक विकास के कारण पर्यावरण पर होने वाले असर की चिंता 1960 के दशक के बाद से राजनीतिक चरित्र ग्रहण किया है, और वैश्विक मामलों में सरोकार रखने वाले एक विद्वत समूह जिसे हम क्लब ऑफ रोम ने 1972 में लिमिट्स टू ग्रोथ शीर्षक में से एक पुस्तक प्रकाशित की थी, और यह पुस्तक जो है दुनिया की बढ़ती जनसंख्या के आलोक में प्राकृतिक संसाधनों के विनाश के अंदेशों को बड़ी खूबी बताती है। ठीक है। लिमिट्स टू ग्रोथ जो पुस्तक है वो वैश्विक मामलों में सरोकार रखने वाले विद्वानों के एक समूह ने इसका नाम रखा क्लब ऑफ रोम। 1972 में इस पुस्तक को लिमिट्स टू ग्रोथ नाम से लिखा गया, और बताया गया कि दुनिया की जनसंख्या बढ़ रही है और सभी उसी प्रकार संसाधन भी कम होते जा रहे हैं। ठीक है। समझ में बात? अब ये देखो इसके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम UNEP सहित अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं पर सम्मेलन कराए और इस विषय पर अध्ययन को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। और इस प्रयास का उद्देश्य क्या रहा? पर्यावरण की समस्याओं पर ज्यादा कारगर तरीके से सुलझी हुई पहलकदमियों की शुरुआत करना। मतलब इस प्रयास का क्या, UNEP का जो प्रयास था इस सम्मेलन का क्या रहा कि सबसे ज्यादा पहलकदमी क्या करनी है कि पर्यावरण की जो समस्याएं पैदा हो रही हैं इनका एक कारगर कारण ढूंढना है,
और पर्यावरण जो है वैश्विक राजनीति का एक महत्वपूर्ण मसला इसी कारण से बन गया है, क्योंकि ये यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणीय कार्यक्रम के रूप में स्थापित हुआ और इसमें यह पता लगाने का प्रयास किया कि ये समस्याएं क्यों पैदा हो रही हैं, इनको सुलझाने का हमें, ये समाधान करने का हमें प्रयास करना चाहिए। 1992 में यूएनओ का पर्यावरण विकास के मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ, जैसा कि हमने ऊपर चित्र में देखा था, और इसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहा गया, अर्थ समिट इसे कहा गया। ठीक है, इस सम्मेलन में 170 देशों ने भाग लिया और हजारों स्वयंसेवी संगठन तथा अनेक बहुराष्ट्रीय निगमों ने भाग लिया और वैश्विक राजनीति के दायरे में पर्यावरण को लेकर बढ़ते सरोकारों को इस सम्मेलन में एक ठोस रूप भी मिला। और इस सम्मेलन से 5 साल पहले 1987 आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक बर्टलैंड रिपोर्ट भी छपी थी। ठीक है, बर्टलैंड रिपोर्ट छपी और रिपोर्ट में चिताया गया कि आर्थिक विकास के चालू तौर तरीके आगे चलकर टिकाऊ साबित नहीं होंगे और विश्व के दक्षिणी हिस्से में औद्योगिक विकास की मांग ज्यादा प्रबल है। और रिपोर्ट में इसी हवाले से चेतावनी दी गई कि रियो सम्मेलन में यह बात खुलकर सामने आई कि विश्व के धनी और विकसित देश जो हैं, यानी उत्तरी गोलार्ध, और गरीब और विकासशील देश यानी दक्षिण गोलार्ध, पर्यावरण के अलग अलग एजेंडे के पैरोकार हैं, है ना, उनके अलग अलग उसके पैरोकार हैं, उनके समर्थक हैं। और उत्तरी देशों की मुख्य चिंता ओजोन परत की छेद और वैश्विक ताप वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर थी। दक्षिण देश आर्थिक विकास और पर्यावरण संबंध के आपसी रिश्ते को सुलझाने के लिए ज्यादा चिंतित रहे। और रियो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी के संबंध में कुछ नियमाचार निर्धारित हुए, मतलब कुछ नियम निर्माण हुआ, इसमें एजेंडा 21 आता है। इसके रूप में विकास के कुछ तौर तरीके भी सुझाए गए, लेकिन इसके बाद भी आपसी अंतर और कठिनाइयां बनी रही। सम्मेलन में इस बात पर सहमति बनी कि आर्थिक वृद्धि का तरीका ऐसा होना चाहिए कि इसमें पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचे। टिकाऊ विकास का तरीका कहा गया इसे, है ना, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना, और विकास कैसा होना चाहिए, टिकाऊ होना चाहिए। लेकिन समस्या यह थी कि टिकाऊ विकास पर अमल कैसे किया जाएगा। अब आलोचक जो थे उनका क्या कहना था कि एजेंडा 21 का झुकाव पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करने के बजाय आर्थिक वृद्धि की ओर है। अब हम पर्यावरण की वैश्विक राजनीति के कुछ विवादित मुद्दों पर नजर डालें। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि रियो सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन की क्या विशेषता है इसमें, कि पर्यावरण को लेकर बढ़ते सरोकार को इसी सम्मेलन में राजनीतिक दायरे में ठोस रूप में लिया गया। और रियो सम्मेलन में यह बात खुलकर सामने आई कि विश्व के धनी और विकसित देश जो हैं, उत्तरी गोलार्ध और गरीबी विकासशील देश, और यानी दक्षिणी गोलार्ध, पर्यावरण के अलग अलग एजेंडे के पैरोकार हैं, है ना। और उत्तरी देशों की मुख्य चिंता ओजोन परत की छेद यानी ग्लोबल वार्मिंग को लेकर रही, और दक्षिण देश आर्थिक विकास और पर्यावरण प्रबंध के आपसी रिश्ते को सुलझाने के लिए चिंतित रहे। ठीक है, रियो सम्मेलन की जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी के संबंध में कुछ नियमाचार निर्धारित हुए, जिसमें एजेंडा 21 आता है। इसमें बहुत से तौर तरीके सुझाए गए और इसी सम्मेलन में टिकाऊ विकास के तरीके की बात भी की गई। ठीक है, अब एजेंडा 21 है, इसमें क्या कहा गया कि विकास का तरीका ऐसा हो जिसमें पर्यावरण को नुकसान नहीं होना चाहिए, है ना, टिकाऊ विकास होना चाहिए। इसकी आलोचना भी की गई थी, पर्यावरण पर कम और विकास पर ज्यादा ध्यान दिया गया इसके अंतर्गत, एजेंडा 21 के अंतर्गत। ठीक है, तो अब इसमें हम देखते हैं विश्व की सारी संपदा की सुरक्षा, जिसमें बताया गया है कि पर्यावरण की वैश्विक राजनीति के कुछ विवादित मुद्दे क्या हैं, उन पर हम नजर डालें। तो विश्व की सारी संपदा की सुरक्षा की बात की गई। सारी संपदा उन संसाधनों को कहते हैं जिन पर किसी एक का हक नहीं होता बल्कि पूरे समुदाय का हक होता है। संयुक्त परिवार को चूल्हा, चरागाह, संयुक्त परिवार का जो चूल्हा है, चरागाह है, मैदान है, कुआं है, नदी है, वो सारी संपदा के उदाहरण होते हैं। इसी तरह विश्व के कुछ हिस्से, जो क्षेत्र किसी एक देश के संप्रभु क्षेत्राधिकार से बाहर होते हैं, इसलिए उनका प्रबंधन साझे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समूह, है ना, अंतर्राष्ट्रीय समूह या समुदाय द्वारा किया जाता है। मतलब पर्यावरण पर किसी एक व्यक्ति का, एक देश का अधिकार नहीं है। पर्यावरण या संपदा पर, प्राकृतिक संपदा पर पूरे विश्व का, पूरे वैश्विक समुदाय का अधिकार होता है। समझ में आई बात। अब देखो, इन्हें वैश्विक संपदा या मानवता की सारी विरासत कहा जाता है। इसमें पृथ्वी का वायुमंडल, अंटार्कटिका समुद्री सतह और बाहरी अंतरिक्ष भी शामिल है। वैश्विक संपदा की सुरक्षा के सवाल पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कायम करना टेढ़ी खीर होती है ना, बहुत मुश्किल होता है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग।
वैश्विक संपदा पर की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना, है ना, टेढ़ी खीर बताया गया है इसे। ठीक है, बहुत मुश्किल कार्य है। इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण समझौते किए गए, जैसे अंटार्कटिका संधि 1959, मॉन्ट्रियल न्यायाचार प्रोटोकॉल 1987, अंटार्कटिका पर्यावरण न्यायाचार 1991। पारिस्थितिकी से जुड़े हर मसले के साथ एक बड़ी समस्या जुड़ी हुई है कि अपुष्ट वैज्ञानिक साक्ष्यों और समय सीमा को लेकर मतभेद पैदा हुआ है। ऐसे में एक सर्व सामान्य पर्यावरणीय एजेंडा पर सहमति कायम करना मुश्किल है। ठीक है, अब ये देखो आप पहले, ये है अंटार्कटिका पर किसका स्वामित्व है। अंटार्कटिका महादेशीय इलाका 1 करोड़ 40 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। विश्व के निर्जन क्षेत्र का 26% हिस्सा इसी महादेश के अंतर्गत आता है। स्थलीय हिम का 90% हिस्सा और धरती पर मौजूद स्वच्छ जल का 70% हिस्सा इस महादेश में मौजूद है। अंटार्कटिक महादेश का 3 करोड़ 60 लाख वर्ग किलोमीटर तक अतिरिक्त विस्तार समुद्र में है और सीमित स्थलीय जीवन वाले इस महादेश का समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र अत्यंत उर्वर है। ठीक है, जिसमें कुछ पादप, सूक्ष्म शैवाल, कवक और लाइकेन है। समुद्री स्तनधारी जीव है। मत्स्य और कठिन वातावरण में जीवन यापन के लिए अनुकूलित विभिन्न पक्षी शामिल है। मतलब उर्वर है, यहाँ पे जीव जंतु जो है अपना जीवन यापन करते हैं। इसमें क्रिल मछली भी शामिल है जो समुद्री आहार श्रृंखला की धुरी है और जिस पर दूसरे जानवरों का आहार निर्भर है। अंटार्कटिक प्रदेश विश्व की जलवायु को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इस महादेश की अंदरूनी हिमानी परत ग्रीन हाउस गैस के जमाव का महत्वपूर्ण सूचना स्रोत है। साथ ही इससे लाखों बरस पहले के वायुमंडलीय तापमान का पता किया जा सकता है। विश्व के सबसे सुदूर, ठंडे और झंझावाती महादेश अंटार्कटिका पर किसका स्वामित्व है, इसके बारे में 2 दावे किए गए। कुछ देश जैसे ब्रिटेन है, अर्जेंटीना है, चिले, नॉर्वे, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अंटार्कटिक क्षेत्र पर अपने संप्रभु अधिकार का वैधानिक दावा पेश करते हैं और अन्य अधिकांश देशों ने इससे उल्टा रुख अपना लिया कि अंटार्कटिका प्रदेश विश्व की साझी संपदा है और यह किसी भी देश के क्षेत्राधिकार में शामिल नहीं है। इस मतभेद के रहते अंटार्कटिका के पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के नियम बने और अपनाए गए। ये नियम कल्पनाशील और दूरगामी प्रभाव वाले हैं और अंटार्कटिका और पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र पर्यावरण सुरक्षा के विशेष क्षेत्रीय नियमों के अंतर्गत आते हैं। 1959 के बाद इस इलाके में गतिविधियां वैज्ञानिक अनुसंधान, मत्स्य, आर्केड, पर्यटन तथा सीमित रही, लेकिन इतनी कम गतिविधियों के बावजूद इस क्षेत्र के कुछ हिस्से अवशिष्ट पदार्थ जैसे तेल के रिसाव के दबाव में अपनी गुणवत्ता ये खोता जा रहा है। ठीक है, अब ये देखो, हमने देखा अंटार्कटिका, ऐसे में एक सर्व सामान्य पर्यावरणीय एजेंडा पर सहमति कायम करना मुश्किल हो गया और इसके होता है। और इस अर्थ में 1980 के दशक के मध्य में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छेद की खोज एक आंख खोल देने वाली घटना रही। और ठीक इसी तरह वैश्विक संपदा के रूप में बाहरी अंतरिक्ष के इतिहास से भी पता चलता है कि इस क्षेत्र के प्रबंधन पर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के देशों के बीच मौजूद असमानता का असर पड़ा है। धरती के वायुमंडलीय और समुद्री सतह के समान यहाँ भी महत्वपूर्ण मसला प्रौद्योगिकी और औद्योगिक विकास का है और यह एक जरूरी बात है क्योंकि बाहरी अंतरिक्ष में जो दोहन कार्य हो रहा है उनके फायदे न तो मौजूदा पीढ़ी में सबके लिए बराबर है और न ही आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बराबर है। आप ये देख सकते हैं 1970 के दशक में अफ्रीका की सबसे बड़ी विपदाओं में एक थी अनावृष्टि। इसके कारण 5 देशों की उपजाऊ जमीन बंजर हो गई और उसमें दरार पड़ गई। दरअसल पर्यावरणीय शरणार्थी जैसा अटपटा शब्द इसी घटना के बाद प्रचलित हुआ और खेती किसानी के असंभव हो जाने के कारण अनेक लोगों को घर बार छोड़ना पड़ा। तो इस प्रकार से साझी संपदा की बात इसमें की गई और साझी संपदा उन संसाधनों को कहा गया जिन पर किसी एक का हक नहीं बल्कि पूरे समुदाय का हक होता है। इसमें हमने कहा कि संयुक्त परिवार होते हैं तो संयुक्त परिवार में चरागाह है, चूल्हा है, मैदान है, कुआं है, नदी है, उसमें सभी का हक होता है। ठीक है, इसी प्रकार से पृथ्वी का जो वायुमंडल है जिसमें अंटार्कटिका है, समुद्री सतह है, बाहरी वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष है, इन सभी प्राकृतिक संसाधनों पर सभी वैश्विक समुदाय का सभी का स्वामित्व है। इसके अंतर्गत अंटार्कटिका संधि 1959 में की गई। इसी प्रकार से मॉन्ट्रियल न्यायाचार किया गया 87 में। अंटार्कटिका पर्यावरणीय न्यायाचार किया गया 1991 में।
ग्लोबल वार्मिंग की बात की हमने, इसमें वायुमंडल के ऊपर ओजोन गैस के एक पतली सी परत है ना। हम ग्लोबल वार्मिंग की जब बात करते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोबल वार्मिंग में के अंतर्गत ओजोन गैस जो है उसके ऊपर एक पतली सी परत है जो सूर्य की रोशनी छनकर पृथ्वी तक पहुंचती है और ये सूर्य की हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें हैं उनको रोकती है, उनसे बचाती है हमें। इस गैस की परत में छेद हो गया और इसे अब जो सूरज की किरणें आती है वो डायरेक्ट पृथ्वी पर पड़ती हैं और पृथ्वी पर रहने वाले लोगों पर पड़ती हैं और तापमान निरंतर उसका बढ़ता जा रहा है, तापमान बढ़ता है इससे। और ग्लेशियर की जो बर्फ है वो भी तेजी से पिघल रही है और जिसके कारण समुद्र का जो स्तर है वो भी बढ़ रहा है। और ज्यादा खतरा किसको है, समुद्र के किनारे बसे हुए क्षेत्रों को है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और फ्लोरोकार्बन ये गैस जो है इसका प्रमुख कारण है। और सबसे बड़ी बात, जो डायरेक्ट जो किरणें सूरज की यहाँ पृथ्वी पर पड़ती हैं उसका सबसे बड़ा नुकसान जो है स्किन कैंसर में देखा जा सकता है। स्किन कैंसर जो है इसके अंतर्गत जो है ये चीजें देखी जा सकती हैं। अब बात आती है विद्यार्थियों साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां। हमारी साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां क्या है, हमने ऊपर देखा कि पर्यावरण को लेकर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों के देशों के रवैये में अंतर है। उत्तर के विकसित देश पर्यावरण के मसले पर उसी रूप में चर्चा करना चाहते हैं जिस दशा में पर्यावरण आज मौजूद है। ये देश चाहते हैं कि पर्यावरण के संरक्षण में हर देश की जिम्मेदारी बराबर होनी चाहिए। दक्षिण के विकासशील देशों का तर्क है कि विश्व की में पारिस्थितिकी को नुकसान अधिकांशतः विकसित देशों के औद्योगिक विकास के कारण हुआ है, क्योंकि उसने टेक्नोलॉजी का अनाधुंध प्रयोग किया है, इसके कारण से हुआ है। यदि विकसित देशों ने पर्यावरण को नुकसान ज्यादा पहुंचाया है तो उन्हें इस नुकसान की भरपाई भी करने की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। और इसके अलावा क्या कहा कि विकासशील देश जो हैं अभी औद्योगिकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं और जरूरी है कि उन पर भी प्रतिबंध नहीं लगाए जाए जो विकसित देशों पर लगाए जाने हैं। मतलब विकसित देशों ने औद्योगिक विकास और मशीनीकरण और टेक्नोलॉजी का जिसका अनाधुंध प्रयोग किया है और वही इसका जिम्मेदार है, क्योंकि हम तो अभी विकासशील देश हैं, विकसित देश हैं और हमने औद्योगिकरण की प्रक्रिया से अभी गुजरना प्रारंभ भी किया है, तो इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं आनी चाहिए, ये प्रतिबंध हमारे ऊपर नहीं लगने चाहिए। ठीक है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून के निर्माण, प्रयोग और व्याख्या में विकासशील देशों की विशिष्ट जरूरतों का ध्यान भी रखा जाना चाहिए। सन 1992 में हुए पृथ्वी सम्मेलन में इस तर्क को मान लिया गया और इसे साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां बताया गया। इस संदर्भ में रियो घोषणा का कहना है कि धरती के पारिस्थितिकी तंत्र की अखंडता और गुणवत्ता की बहाली, सुरक्षा तथा संरक्षण के लिए विभिन्न देश विश्व बंधुत्व की भावना से आपस में सहयोग करें। ठीक है। पर्यावरण के विश्वव्यापी अपक्षय है ना, मतलब जो नष्ट हो रहा है उसमें विभिन्न राज्यों का योगदान अलग अलग है। पर्यावरण जिस प्रकार से विश्वव्यापी रूप में नष्ट हो रहा है, अपक्षय जिसका हो रहा है, उसका योगदान अलग अलग है। इसे देखते हुए विभिन्न राज्यों की साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां होंगी और विकसित देशों के समाजों का वैश्विक पर्यावरण पर ज्यादा दबाव रहेगा। ठीक है। इन देशों के पास विपुल प्रौद्योगिकी एवं वित्तीय संसाधन है। इसे देखते हुए टिकाऊ विकास के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास में विकसित देश अपनी खास जिम्मेदारी स्वीकार करें। जलवायु के परिवर्तन से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमाचार यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज है ना, UNFCCC 1992 में ही कहा गया कि इस संधि को स्वीकार करने वाले देश अपनी क्षमता के अनुसार पर्यावरण में अपक्षय में अपनी हिस्सेदारी के आधार पर साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी निभाते हुए पर्यावरण की सुरक्षा करें। मतलब जो पर्यावरण का नुकसान हो रहा है उसमें अपनी हिस्सेदारी को साझी रूप में निभाएं, है ना, और पर्यावरण को सुरक्षित रखें। इस नियमाचार को स्वीकार करने वाले देश इस बात पर सहमत थे कि ऐतिहासिक रूप से भी और मौजूदा समय में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में सबसे ज्यादा हिस्सा किसका है, विकसित देशों का। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहाँ औद्योगिक विकास अत्यधिक रूप में हुआ, टेक्नोलॉजी का विस्तार हुआ, तेल संसाधनों का वहां पे प्रयोग हुआ, तो वहां ज्यादा जो है ये इस प्रकार की दूषित गैसें ज्यादा और वहां पे जो वहां से निकलने वाला जो रॉ मटेरियल है वो इस प्रकार से उसने पर्यावरण को इस प्रकार से दूषित किया कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है इनकी बनती है, विकसित राष्ट्रों की। ठीक है। ऐतिहासिक रूप से भी मौजूदा समय में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में सबसे ज्यादा हिस्सा जो है विकसित देशों का रहा और यह भी बात भी मानी गई कि विकासशील देशों का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन अपेक्षाकृत कम है।
ठीक है। इस कारण चीन, भारत और अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से अलग रखा गया। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो बाध्यताएं रखी गई उससे अलग रखा गया। फिर बात आती है कि क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसके अंतर्गत औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जैसे कुछ गैसों के बारे में माना जाता है कि वैश्विक ताप वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग में इनकी कोई ना कोई भूमिका अवश्य है, और ग्लोबल वार्मिंग की परिघटना में विश्व का तापमान बढ़ता है और धरती के जीवन के लिए बात बड़ी प्रलयंकारी साबित होगी। और जापान के क्योटो में 1997 में इस प्रोटोकॉल पर सहमति बनी और 1992 में इस समझौते के लिए कुछ सिद्धांत तय कर दिए गए थे, और सिद्धांत की इस रूपरेखा यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज पर सहमति जताते हुए हस्ताक्षर भी किए गए, और क्योटो प्रोटोकॉल पर इन्हीं सिद्धांतों के आलोक में सहमति भी बनी। तो कुल मिलाकर के साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी है। किसी की, जैसे मान लो विकसित राष्ट्र है तो उसकी अधिक जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाए, और जो अभी अल्प विकसित राष्ट्र हैं, विकासशील राष्ट्र हैं, उनकी जिम्मेदारी भी पूरी है ना, पूरी ही है उसकी जिनकी जिम्मेदारी भी, लेकिन उनके ऊपर विकसित राष्ट्रों के ऊपर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, ठीक है, वो प्रतिबंध जो है, इतने प्रतिबंध विकसित राष्ट्रों के ऊपर, विकासशील राष्ट्रों के ऊपर नहीं लगाए जा सकते। तो क्योटो प्रोटोकॉल की इसके अंतर्गत बात की गई कि पर्यावरण समस्याओं को लेकर विश्व जनमानस के बीच में जो जापान में क्योटो शहर में 1997 में इस प्रोटोकॉल पर सहमति बनी थी, और 92 में इस समझौते के लिए कुछ सिद्धांत पहले ही तय कर दिए गए थे, और सिद्धांत की इस रूपरेखा को यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन जो है, इसके अंतर्गत यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज पर सहमति जताते हुए इन्होंने हस्ताक्षर किए और इसे क्योटो प्रोटोकॉल कहा गया। ठीक है, भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल 1997 पर हस्ताक्षर किया और इसका अनुमोदन भी किया, समर्थन किया। भारत, चीन और अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट दे दी गई, और औद्योगिकरण के दौर में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले में इनका कुछ खास योगदान नहीं था। औद्योगिकरण के दौर में मौजूदा वैश्विक ताप वृद्धि और जलवायु परिवर्तन की जिम्मेदारी माना गया। ऐसे गांव हैं, देहात हैं, देहातों में कुछ जगह ऐसी होती है जो पवित्र माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन जगह पर देवी देवताओं का आवास है, इसलिए यहाँ के पेड़ को काटा नहीं जा सकता, और ये परंपरा चाहे जो भी हो, इन प्रथाओं के कारण पेड़ पौधों का बचाव भी होता है ना। जैसे कि बहुत से लोग जो है जंगलों को, जंगल है, देहात के लोग जो हैं वो जंगलों को पवित्र मानते हैं, और इस प्रकार से कहते हैं कि यहाँ देवी देवता निवास करते हैं। तो उन सभी चीजों को इस प्रकार से मानना भी हमारे लिए किस प्रकार पर्यावरण को सुरक्षित रखने से संबंधित हो सकता है। तो विद्यार्थियों, अब इसको हम यही समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे साझी संपदा क्या है, और साझी संपदा के अंतर्गत हम जानेंगे कि पर्यावरण जो है वो किसी एक की संपदा न होकर के पूरे वैश्विक समाज की संपदा है, उसको हमको किस प्रकार सुरक्षित रखना है। इसके साथ ही हम वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद एंड नमस्कार।